दोस्तों, मैं विक्की सिन्हा हाजिर हूँ अपनी पहली लघु कथा के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज की कहानी एक माँ और उसके लगभग 1 साल के नन्हे से बेटे के बारे में है। उन दोनों की ज़िंदगी में एक चमत्कारी घटना घटती है। ये छोटी सी कहानी उसी घटना के बारे में है। और हाँ, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इट इज़ अ नॉन फिक्शनल स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। सिंटू एक नन्हा सा बच्चा है जिसको उसके पापा सुबह रोज़ काम पर निकलने से पहले बहुत अच्छी तरह नहला देते और कपड़ा पहनाकर तेल, पाउडर, काजल सब लगाकर उसे अच्छी तरह तैयार कर देते। पापा के हाथ से इतनी सेवा सत्कार करवा लेने के बाद सिंटू पापा की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराता जैसे उसको बहुत मज़ा आया हो। पापा भी उसका चेहरा देखकर अपनी सारी तकलीफ़ें भूल जाते। फिर पापा को काम पर जाता देखकर सिंटू अपना दमकता हुआ चेहरा यूं लटकाकर रोता जैसे मानो चांद को ग्रहण लग गया हो। और ये रोज होता था। पापा भी जब नीचे उतर रहे होते थे तो उनका मन भी बहुत उदास हो जाया करता। रोज जाते वक्त अपने चांद जैसे बेटे का रोता हुआ चेहरा देखने से बचने के लिए पापा कभी कभी सिंटू को बिना दिखाए काम पर निकल जाते। लेकिन उस चालाकी का फायदा ज्यादा देर तक नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद सिंटू जब अपने पापा को नहीं देखता तो फिर दहाड़ मार मार कर रोता। और उसके बाद मम्मी की बारी आती। मम्मी गोद में लेती और लोरी सुनाती, बहुत प्यार करती। फिर जाकर धीरे धीरे सिंटू चुप होता। आखिर अपने बच्चे को हंसाने की कला सिर्फ पापा ही थोड़ी जानते हैं, माँ भी उतनी ही निपुण होती है। सिंटू उस बड़े से 3 मंजिले मकान में एक कोहिनूर की तरह था, जहां ज्यादा रोशनी पहुंच नहीं पाती थी। मकान मालिक ने अपने घर को कुछ ऐसा डिजाइन किया था जहां वो ज्यादा से ज्यादा किराएदार रख सके और उसकी आमदनी धड़ल्ले से होती रहे। कई किराएदार रहते थे उस मकान में। कोई कमरा खाली नहीं था, सब लग चुके थे। किराएदारों के बीच मकान मालिक का रौब अमरीश पुरी से कम नहीं था। उसने अपनी ये इमेज इसलिए बनाई हुई थी ताकि कोई किराएदार किराया देने में ना तो देरी करे और ना ही कोई बहाना। किराया उसे समय पर चाहिए था। चेचक के गड्ढों से भरे हुए उसके चेहरे पर हंसी या मुस्कुराहट शायद ही किसी ने कभी देखी हो, तो फिर वो बेचारा छोटा सा सिंटू कैसे देखता। सिंटू की प्यारी सी हंसी देखकर मकान का हर बाशिंदा उसकी तरफ देखकर जवाब में जरूर मुस्कुरा दिया करता था और सिंटू शर्मा कर दरवाजे से अंदर चला जाता, माँ को पकड़ लेता। उस बूढ़े बाबा यानी मकान मालिक को देखकर भी सिंटू ने वैसे ही अपनी मुस्कान दिखाई, लेकिन जवाब में वो नहीं मिला जो सिंटू को अमूमन मिला करता था। बूढ़े बाबा के इस रवैये ने सिंटू के मन में एक अलग छवि बना दी उस बूढ़े बाबा के लिए। अब सिंटू उसको देखकर कभी नहीं हंसता, डरकर अंदर माँ के पास चला जाता। माँ बुआ, माँ बुआ, बुआ, ये बोलता माँ से। सावन का महीना चल रहा था। सिंटू को 1 साल पूरा करने में 10 दिन और बचे थे, यानी कि वो अभी 1 साल का हुआ भी नहीं था। 1 साल का हुआ भी नहीं और उसको चलता हुआ देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। बहुत कम बच्चे होंगे जो 1 साल की उम्र में चलना शुरू करते हैं। उस मकान में रहने वाला हर शख्स उसको देखते ही गोद में ले लिया करता था, बहुत प्यार दुलार से। और सिंटू
हर किसी की गोद में बड़ी आसानी से चला जाता और रोता भी नहीं। माँ कभी कभी ये सोचकर डर जाती थी कि ये कैसा बच्चा है, कोई इसको उठा लेता है और ये रोता भी नहीं, कभी इसको कोई चुरा ले तो मुझे तो पता भी ना चले। उमस से भरी गर्मी सुबह से सबको हलकान कर रही थी। सिंटू भी अब उतना फ्रेश नहीं महसूस कर रहा था जितना उस वक्त कर रहा था जब उसके पापा उसको नहला कर गए थे। पसीने से उसके कपड़े भींगे हुए थे। माँ ने देखा तो कपड़े बदल दिए। उस घर की बिजली का भी खेल सुबह से जारी था। बिजली ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि रहना है कि कटे रहना है। शायद गर्मी ने उसका भी दिमाग खराब कर दिया था। वातावरण में ज़बरदस्त दबाव बन रहा था और ये सुबह से हो रहा था। ऐसी शांति एक तूफान के पहले ही होती है। अब रात होने को है। माँ ने खाना इसलिए जल्दी बना लिया क्योंकि किसी को कहते सुना था कि मोहल्ले का ट्रांसफार्मर जल गया है। अब बिजली कब आएगी किसी को नहीं पता। खाना पीना हो जाने के बाद मकान के सारे किराएदारों की तरह सिंटू भी छत पर पहुंच चुका था अपने पापा मम्मी के साथ। उसके चारों तरफ लोग चादर बिछाकर सोए हुए थे। हालांकि इतनी गर्मी में नींद किसी को नहीं आ रही थी। उस रात की मनहूसियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि आसमान तारों से भरा हुआ था, वातावरण उमस से भरपूर, हवा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। रात इतनी काली शायद ही कभी रही हो। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। जब हर किसी को अब पूरा यकीन हो चुका था कि बिजली नहीं आने वाली है और ना ही इस गर्मी से छुटकारा मिलने वाला है, तो धीरे धीरे सब सो गए। सिंटू भी अपनी माँ के पास चिपक कर सो गया। पापा को थोड़ी प्यास लगी थी तो वो पानी पीने नीचे चले गए। 3 मंजिले छत से पहले मंजिले पर जाने के क्रम में सिंटू के पापा अभी दूसरे मंजिले से उतर ही रहे थे कि अचानक ऐसी ज़बरदस्त आंधी आई कि वो सोच में पड़ गए कि अब नीचे जाएं कि छत पर जाकर सिंटू और उसकी माँ को लेकर वापस आ जाएं। फैसला आसान था। वो छत की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने कदम अब तेज़ कर लिए थे। इसका कारण ये था कि आंधी अपने खूंखार रूप में आ चुकी थी और छत पर से लोगों के नीचे आने की भगदड़ मच गई थी। सीढ़ियों से उतरते लोगों का वहाँ जाम लगना लाजमी था। अमरीश पुरी ने सीढ़ी बनाने में भी कंजूसी की थी। उसने छत भी ढंग से पूरा नहीं किया था। आज तक उस अधूरे बने छत से कोई हादसा नहीं हुआ था, इसलिए सारे किराएदार भी चुप रहते थे और मकान मालिक इसको नज़रअंदाज करता रहा। उसे सिर्फ अपने किराए से मतलब था। किराएदार अगर छत पूरा करने का दबाव बनाते तब भी टाल मटोल करके वो उसको कछुए के चाल से ही पूरा करता। आंधी की हवाओं से आ रही आवाज़ें सिंटू के पापा की धड़कनें हद से ज़्यादा बढ़ा रही थीं। जैसे तैसे भीड़ से निकलकर जब वो छत पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ अफरा तफरी मची हुई है। छत युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था। धूल इतनी उड़ रही थी कि कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। आंखों में धूल ही धूल। हर तरफ लोग भाग दौड़ रहे थे। वो ऐसे भाग रहे थे जैसे आंधी उनको उड़ाकर छत से नीचे फेंक देगी, और आंधी थी भी उतनी ही ताकतवर। वो उन सबको सच में धक्का दे रही थी। पापा की नज़रें अपने बगिया के 2 फूलों को ढूंढ रही थी। वो कहीं नहीं दिख रहे थे। छत के 4 में से 2 तरफ की रेलिंग थी और 2 तरफ की रेलिंग बनाई ही नहीं गई थी। अमरीश पुरी ने छत की उन 2 किनारों को सौतेला बेटा समझकर अभी तक छोड़ रखा था। छत बहुत बड़ा था। छत का इतना बड़ा होना, वो भी ऐसी आंधी में, तमाम मुश्किलें पैदा कर रहा था। पापा अपनी धूल भरी आंखों से और ऐसी आंधी में बस अपने अंदाजे से इधर उधर बढ़े चले जा रहे थे।
अभी तक उनके कानों में वो आवाज़ नहीं आ पाई थी जिसको सुनने के लिए वो अपना सर्वस्व हंसते हंसते लुटा सकते थे, अपनी जान भी। हर तरह की आवाज़ें वो सुन रहे थे। भयानक तेज़ी से चल रही आंधी की हवाओं की आवाज़ें, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें, भागते दौड़ते उनके डरे हुए कदमों की आवाज़ें, मोहल्ले के हर घर से सामानों के गिरने की आवाज़ें, करकटों के उड़ उड़ कर गिरने की ज़ोरदार आवाज़ें, हर तरह की आवाज़ें। लेकिन अपनी बीवी और बच्चे की आवाज़ वो अभी तक नहीं सुन पाए थे। फिर पापा को सामने से उस आंधी में एक औरत उनकी ही तरफ आती हुई दिखती है, जिसकी गोद में एक बच्चा भी है। ये देखकर पापा को बहुत सुकून भरा एहसास होता है। फिर जैसे जैसे वो करीब आती जाती है, पापा के चेहरे पर युद्ध में हारे हुए एक राजा का भाव आने लगता है, क्योंकि वो दोनों कोई और थे। पापा की तरफ तेजी से भागती हुई वो औरत आकर उस काली आंधी में एक वज्रपात गिराने वाली खबर देती है। आपकी बीवी और बच्चा दोनों नीचे गिर गए हैं। ये सुनकर पापा का कलेजा मानो अनगिनत टुकड़ों में कट गया हो। वो कुछ बोल पाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। उनके कदम हिल नहीं पा रहे थे। ये सुनते ही उनका पूरा शरीर जैसे जम गया हो। वो छत के उसी किनारे जाना चाह रहे थे जिस तरफ से सिंटू और उसकी माँ 3 मंजिले छत से उस आंधी में सीधे नीचे उस जमीन पर गिर गए, जहां सिर्फ ईंटों के बड़े बड़े टुकड़े हर तरफ फैले हुए थे, और कुछ एक जगह जहां ईंटें नहीं थी वहां कीचड़ थे, लेकिन इतने भी कीचड़ नहीं थे जिसमें गिरने से उनके बच पाने की कोई भी उम्मीद थी। हर तरफ सख्त जमीन थी, या तो सिर्फ ईंटें ही ईंटें। पापा के कदम तो हिल नहीं पाए, तो वो किसी तरह घिसट घिसट कर उस तरफ बढ़ने लगे। किनारे तक पहुंचने के बीच का वो लम्हा उस आंधी में दुनिया के खात्मे और सर्वनाश के लम्हे से कतई कम नहीं था, क्योंकि उनकी दुनिया तो वही दोनों थे। जब सिंटू के पापा कांपते हुए किनारे पहुंचे तो नीचे देखने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनको कुछ नहीं दिख रहा था। छत के उस किनारे कोई रेलिंग नहीं थी। वो नहीं चाहते तब भी हवाओं के धक्कों से नीचे कुदा दिए जाते, लेकिन किसी ने उनको पकड़ा और सहारा देते हुए, लगभग खींचते हुए उनको सीढ़ियों से नीचे पहुंचाया। सिंटू के पापा रो नहीं रहे थे, क्योंकि वो रो ही नहीं पा रहे थे। उनका मुंह खुला हुआ, आंखें फटी हुई और शरीर में लेश मात्र की भी शक्ति नहीं बची थी। वो तो कराहे जा रहे थे। उनका सब कुछ लुट चुका था। चांद सा बेटा जिसको वो रोज बड़े लाड से तैयार करते थे, वो जिसकी मुस्कान उनकी हर तकलीफ पर भारी पड़ती थी। वो ये सोच सोच कर खत्म हुए जा रहे थे कि इतनी नन्ही सी जान उतनी ऊंचाई से गिर गया। उनकी छाती पर कोई हल चला रहा हो, मानो जब जब वो ये सोच रहे थे। उनकी बीवी, जो शायद ही कभी कुछ मांगती थी, जिसको वो बहुत कुछ देना चाहते थे, वो जब गिरी होगी तो मुंह से आवाज तक नहीं निकली होगी। वो बार बार भगवान से पूछते, हमसे कौन सी गलती हो गई भगवान जो हमको ये दिन दिखा दी। वो पछाड़ मार कर बिलखने लगे। उनके जीने का अब कोई मकसद नहीं रहा। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके पास जा सके। आंधी धीरे धीरे शांत हुई। अब सब कोई कुछ कुछ देख पा रहे थे। अचानक उस जहन्नुम की रात के कुप अंधेरे के बीच से मकान के पहले तल्ले से आवाजें आने लगी। अरे दोनों जिंदा हैं, जल्दी आइए सब कोई, दोनों जिंदा हैं। ये सुनकर सिंटू के पापा भागते हुए वहीं गए। उस अंधेरे में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। किसी ने टॉर्च दिखाया। वो नज़ारा देखकर पूरा मोहल्ला
और खुद पापा भी पूरी तरह से दंग थे। ये दृश्य विश्वास के परे था। पापा जब पास गए तो देखा कि सिंटू की मम्मी कीचड़ से बिल्कुल सनी हुई ईंटों के टुकड़ों के ठीक बगल में कराहने की हल्की हल्की आवाजें निकालती हुई सिंटू को गोद में ली हुई बैठी हुई थी। सिंटू मुस्कुरा तो नहीं रहा था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से बिल्कुल सुरक्षित था। दरअसल वो दोनों ईंटों के पड़े हुए उतने सारे बड़े बड़े टुकड़ों में से किसी भी टुकड़े पर नहीं गिरे थे, कीचड़ में गिरे थे। हल्की कीचड़ होने की वजह से वहां की जमीन थोड़ी नरम थी। मनहूसियत से भरी उस रात में बहुत सारी बदकिस्मतियां हुई, साथ ही साथ कुछ अच्छे संयोग भी हुए थे, और वे संयोग बदकिस्मतियों पर भारी पड़े। बदकिस्मती, पापा के नीचे उतरते ही आंधी का आना, भगदड़ मचना, छत के दो किनारों में रेलिंग का ना होना। संयोग, 3 मंजिले छत से वैसी आंधी के बीच में गिरकर बच जाना। गिरना भी मात्र 2 हाथ की दूरी तक फैले उस कीचड़ में, हर ईंट से बचते हुए। दोनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, बस मां को गर्दन में थोड़ी गंभीर चोटें आईं और सिंटू रो रहा था क्योंकि उसके बाएं हाथ की हड्डियों में चोटें आई थी, और अगले दिन उस छोटे से बच्चे के हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी वो ठीक था। ये चमत्कार ही था। सुबह होते ही मां को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ राहत होने पर सिंटू की मां सारी कहानी कहती हैं। वो बताती हैं कि जब अचानक इतनी जोर से आंधी आई तो सब लोग भागने लगे। जब वो उठी तो गहरी नींद से उठने के बाद जो नशा जैसा होता है, वो उसी हालत में थी। ऊपर देखी तो देखती हैं कि उस काली रात में आसमान जैसे नरक का द्वार खोले बैठा है सबको निगलने के लिए। वो मंजर बहुत खौफनाक था। वो उसी नशे में, खुमारी में बच्चे को उठाकर बहुत घबराते हुए, डरते हुए भागने लगी। लोग हर दिशा में भाग रहे थे, तो सही दिशा कौन सी थी ये उनको पता ही नहीं चला। वक्त निकलता देख वो भी एक दिशा में भागी। आंधी इतनी ताकतवर और ऊपर से भगदड़ मची हुई थी तो छत पर कहीं बैठना भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए वो नीचे अपने घर भागने लगी। धूल की ऐसी आंधी के बीच कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। कुछ दूरी जाकर उनको पता चला कि जिस दिशा में वो आ गई थी उधर कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अगला कदम लेते ही उनके पैरों के नीचे से छत की जमीन गायब हो चुकी थी। वो हवा में उड़ती हुई नीचे उन ईंटों पर गिरने जा रही थी। चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला। वो आगे कहती हैं कि उन्होंने बस एक काम किया जो कि उनके बस में था। अपने बच्चे को बहुत जोर से पकड़ा अपनी बाहों के बीच, अपने शरीर को गोला आकार बनाकर उसको छुपा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर वो कब नीचे गिरी उनको कुछ पता नहीं चला। गिरने के बाद इतनी ताकत भी नहीं मिल पा रही थी कि मदद को चिल्ला सकें। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर उनका सारा दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये बताते बताते वो सिंटू को खूब चुम्मा लेती हैं और रोने लगती हैं। वो आगे कहती हैं कि जब उनके कदमों के नीचे छत की ज़मीन महसूस नहीं हुई और वो गिर रही थी, हाथ में अपनी नन्ही सी जान को लेकर, उस क्षण भर के मौत को वो कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। पापा बहुत खुश थे कि दोनों एकदम ठीक हैं। इस चमत्कार का सारा श्रेय वो बजरंग बली को देते हैं। वो सबको कहते हैं कि जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तब बजरंग बली ने ही अपने विशाल हाथों का सहारा देकर अपनी हथेली पर उन दोनों को बिल्कुल सही सलामत जमीन पर लाया, वरना ये असंभव था कि दोनों जिंदा बच पाते।
आगे वो कहते हैं कि सालों से जो वो बजरंगबली की पूजा करते आए हैं, ये उसी का फल है। उसी दिन वो बजरंगबली को लड्डू भी चढ़ाते हैं। सिंटू के लिए तो ये दूसरा जन्म ही है, इसमें कोई शक नहीं। पापा के लाड़ और असीम प्यार ने और बजरंगबली में उनकी आस्था ने, साथ ही साथ माँ के ममतामयी विशाल कवच ने सिंटू को मौत के मुंह से खींचकर बाहर लाया और नई जिंदगी दी। सिंटू के लिए उसके माँ और पापा ही भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली बाकी कहानियों के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं मेरी अगली पेशकश के साथ। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते ये भी बता दूं कि वो सिंटू मैं ही हूँ। ये मेरी कहानी है। थैंक्स अगेन।